आज हम करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। So whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. केमिकल चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बुक में 4 कंडीशंस बताई गई हैं। इनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चेंज इन स्टेट में कोई चेंज हो, लिक्विड, गैस, सॉलिड, ये तीनों स्टेट्स में से कोई भी एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट। जैसे लिक्विड गैस या सॉलिड में, या गैस सॉलिड या लिक्विड में, या सॉलिड लिक्विड या गैस में चेंज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे चेंज इन स्टेट। फिर आता है चेंज इन कलर, इसमें कलर चेंज होता है। थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इवॉल्व हो रही है, बन रही है। फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ या घट रहा है। अगर ये हमारी 4 कंडीशंस या एनी ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अगर हो रही है तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। इसको सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है इन एयर, और इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का पाउडर है जिसको वॉच ग्लास में स्टोर किया जा रहा है। तो बुक में दिया गया है द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन बर्न करती है विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम और चेंज हो जाती है एक वाइट पाउडर में। ये जो वाइट पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को ऐड किया गया है, जिसमें हमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा जो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, और लेड आयोडाइड जो होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा एक येलो सॉलिड के फॉर्म में। अब एक्टिविटी 1.3, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड किया गया है, जिसमें हमें 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, फिर जिंक सल्फेट बनता है जिसको वाइट विट्रोल भी बोलते हैं। इट इज़ अ वाइट कलर सब्सटेंस, प्लस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर राइज कर जाता है। तो हमारी जो 4 कंडीशंस थी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ये जो 4 कंडीशंस हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये 3 एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं जिनमें ये सेम चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल रिएक्शन जो हमने अभी मैग्नीशियम वाला किया तो उसको हम बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इतना बड़ा अगर डिस्क्राइब करेंगे तो सेंटेंस को बोलने में, सेंटेंस फॉर्म को लिखने में बहुत समय जाता है। तो इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टन फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका नेम यूज़ करते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है जो हमारे रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इनको रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट है जो बन रहा है, तो हम उसको राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। So it is clear कि reactants are written in the left hand side with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them, अगर एक से ज़्यादा products होंगे तो। Arrowhead जो point है, ये जिसकी pointing है, arrowhead की जो pointing है, this is towards product। ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है direction of reaction कि हमारा reactant से ये ऐसे product बना। अब उसके बाद हमें ऐसा लगा कि इसको और शॉर्टर वे से कैसे लिखें। इसको और शॉर्टर वे से लिखने के लिए हम केमिकल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था हमारा मैग्नीशियम रिबन वाले एग्जांपल में, तो Mg + O2 फिर हमारा MgO बन गया। पर ये जो हमने अभी एक इक्वेशन लिखी है, ये जो हमने अभी इक्वेशन लिखी है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये आ रहा है कि जो एटम्स हैं वो एक जैसे नहीं है। जैसे O2 है तो मेरा प्रोडक्ट में O आ रहा है अकेला, Mg + O2, तो वहाँ भी MgO2 आना चाहिए था लेकिन MgO आ रहा है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। ये जो अनबैलेंस्ड है इसको हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब हमें ये काम आया कि हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब बैलेंस करेंगे तो हम क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जो टोटल मास होता है एलिमेंट्स का जो प्रेजेंट है प्रोडक्ट्स में, ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स।
मतलब सिंपल सी भाषा में अगर हम बोलें तो वो ये है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ईच एलिमेंट के वो सेम रहेंगे बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। अभी इसके बाद आपको एक और इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। डन। अब इसमें देखो Zn प्लस H2SO4 ये बना ZnSO4 प्लस H2। अब इसमें काउंट करके देखो आप एटम्स कितने हैं, मतलब ये जिंक 1 है तो मेरा प्रोडक्ट में जिंक कितना है, 1। डन। H मेरा रिएक्टेंट में 2 है, मेरा प्रोडक्ट में भी 2 है। S मेरा रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। देन O मेरा रिएक्टेंट में 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है। तो ये स्केलेटल या अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड के जितने एटम्स हैं उनके इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, ये स्केलेटन नहीं है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, जिसमें दिया गया है आपको Fe प्लस H2O, ये Fe3O4 प्लस H2 दे दिया गया। ठीक है, अब पेज नंबर 4 पे आओ आप, इसमें स्टेप्स दिखाए हुए हैं। अब ये स्टेप्स जो दिखाए हैं इसको मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। ये है इसको बैलेंस करने का तरीका, जिसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है। अब जब आपके पास ऐसा कुछ भी आएगा उसमें बैलेंस आपको करना है, तो क्या करना है, आपने एक ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट हो। और कि एलिमेंट और कंपाउंड में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट है मेरा Fe, H2O में एलिमेंट है मेरे H एंड O, Fe3O4 में मेरा एलिमेंट है Fe एंड O, H2 में H। डन। अब मेरे को देखो कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों साइड, मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से किसी में भी मेरे को एलिमेंट, नॉट कंपाउंड, एलिमेंट सबसे बड़ा कौन सा है, वो कंपाउंड को मेरे को उठाना है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में Fe1 है, H2 है, O1 है, राइट हैंड साइड में Fe3 है, O4 है और H2 है। तो सबसे बड़ा है O का 4। ठीक है, O4 जो है वो कंपाउंड को मेरे को उठाना है, वो कंपाउंड हो गया मेरा Fe3O4। जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा है उस कंपाउंड को उठाना है। डन। अब Fe3O4 में O4 है, इस 4 को मेरे को बैलेंस करना है। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में देखूंगा जहाँ पे H2O दिया है। सो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा O है 1, राइट हैंड साइड में है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए 4 से। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा H2O को 4 से, मतलब पूरे उस कंपाउंड को जिसमें वो एलिमेंट है यानी O एलिमेंट, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। सो मेरी इक्वेशन आ जाएगी Fe प्लस 4H2O। राइट हैंड साइड वाली वैसी रहेगी Fe3O4 प्लस H2। अब मैंने मल्टीप्लाई किया है H2O को 4 से। ठीक है, अब O तो मेरे बैलेंस हो गए। अब मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया H2 से, तो 4 × 2 होता है 8। तो यानी H के टोटल मेरे 8 हो गए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर 8 है तो राइट हैंड साइड में भी कितने होने चाहिए, 8। तो अब राइट हैंड साइड में मेरे देखो H2 कितने हैं, H2 मेरा 1 ही है, तो मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 4 × 2 8 हो जाए, राइट हैंड साइड में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब मेरे HO देखो दोनों तरफ बैलेंस हो गए। ऐसा करने के बाद अब मैं आऊँगा दोबारा से वो सबसे पहले मैंने कंपाउंड उठाया था Fe3O4। अब यहाँ पे Fe के 3 है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि वो दोनों इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो राइट हैंड साइड वाले भी 3 हो जाएंगे। तो मेरा अब इक्वेशन बन जाएगी 3Fe प्लस 4H2O, ये बन गया Fe3O4 प्लस 4H2। आप अब काउंट करके देखो एटम्स को, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन में इक्वल है। यस, ये इक्वल है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। तो बच्चों अब इसके बाद आ रहा है आपका कि राइट करने हमने सिंबल्स फिजिकल स्टेट के। फिजिकल स्टेट क्या होती है, देखो गैस, सॉलिड, लिक्विड तो आपने किया हुआ है। अब आपको एक बताता हूँ, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जैसे सॉल्यूशन इन वाटर। अब स्क्वैश आपने घर में बताया होगा कभी वाटर में ऐड करके, तो वो उसका एक एग्जांपल है। गैस को हम G से डिनोट करते हैं, सॉलिड को S से और लिक्विड को L से और एक्वस को AQ से। आपके पास एक इक्वेशन ये दी हुई है 3Fe ब्रैकेट में S का मतलब है सॉलिड,
प्लस 4H2O, H2O मतलब G, यहाँ पर G दिया है मतलब, तो इसका मतलब है गैस फॉर्म में इसको हमने यूज़ किया है H2O को, यानी स्टीम। फिर इससे हमारा प्रोडक्ट बना है Fe3O4, ये S बना, S का मतलब सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट बने होंगे, प्लस 4H2, G का मतलब क्या हो गया, अब गैस है ये गैस इवॉल्व हुई है। यूजुअली ये फिजिकल स्टेट्स इंक्लूड नहीं होती हैं कहीं भी केमिकल इक्वेशन में, अनलेस उसको बहुत ज़रा नेसेसरी हो स्पेसिफाई करना, ठीक है। अब रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, क्या कैटलिस्ट यूज़ हुआ है, एक्सेट्रा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो एरो रहता है ना, इस एरो के ऊपर या नीचे, ठीक है, हम वो कंडीशन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बताया गया है CO + 2H2, ये एरो के ऊपर, एरो के बाद बना है CH3OH और एरो के ऊपर लिखा हुआ है 340 ATM। ATM मतलब ये प्रेशर है, डन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसे ही एक और आपको एग्जांपल दिए हुए है 6CO2 + 12H2O, इसके एरो के ऊपर लिखा है सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस वाला, जिससे C6H12O6 यानी ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O ये बना है, डन। तो रिएक्शन कंडीशंस को दिखाने के लिए एरो के ऊपर या नीचे हम ये रिएक्शन कंडीशंस लिख देते हैं। अब आ रहा है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देखो, क्या एटम्स डिसअपीयर हो जाते हैं मिक्सचर में से, ठीक है, या कहीं और चले जाते हैं, होता क्या है एक्चुअली। तो एक्चुअली केमिकल रिएक्शन जब भी होता है, इट इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। अब इसमें पहला हम कर रहे हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में यहाँ बताया गया है कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस मतलब एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ये जो रिएक्शन है इसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल हमारी है एक्टिविटी 1.4 की, जिसमें एक बोला गया है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम जिसको बोलते हैं, बीकर में लो और उसमें स्लोली ऐड करो वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो इट विल रिएक्ट विगरसली विद वाटर और क्या बनाएगा, स्लेग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और रिलीज करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये रही इक्वेशन इसकी, CaO + H2O CaOH2, ठीक है, बन गया। ये जो रिएक्शन है इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से कंबाइन कर रही है और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रही है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसमें ये एग्जांपल बताई गई है कम्बिनेशन रिएक्शन की। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, 2 और मोर रिएक्टेंट्स है, जिसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम जो है, जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, ये यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में, वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, वो एयर में। तो थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वॉल्स पे ये बना देता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है वॉल में, ये 2 से 3 डेज में ना वाइट वॉशिंग में एक शाइनी फिनिश देती है वॉल्स को। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल का जो मार्बल है हमारे फर्श वगैरह पे लगता है, उसका है CaCO3, वो भी सेम ही है, डन। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो ये बनता है, जो शाइनी फिनिश देता है, वो मार्बल का जो फार्मूला वो भी सेम ही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और इन्होंने एग्जांपल दिया बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें C + O2 जो CO2 बन रहा है, डन। सेकेंड एग्जांपल दिया है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2, 2H2 + O2 2H2। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे किया, जो इसमें स्लेक्ड लाइम निकली है, तो उसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो उसमें रिलीज़ हुआ एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ हुई है, इसके लिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, whenever a large amount of heat is involved in a chemical reaction, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब हीट, तो जहाँ हीट बाहर निकलती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या दिए हैं इन्होंने, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 मीथेन + 2O2, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड + 2H2O, ठीक है, एक ये एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल इन्होंने दिया रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए, जब आप कोई खाना खाते हैं तो फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है,
यहाँ पर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं राइस, पोटैटो और ब्रेड, इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ये कहाँ पे कम्बिनेशन हो रहा है, ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का, ये हमारे सेल्स में हो रहा है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो दिस स्पेशल रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, ये हमारी बॉडी में चल रहा है। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थर्ड एग्जांपल इन्होंने दिया है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, जो खाद बनती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आपकी बुक में दिया है आइडेंटिफाई एक्टिविटी 1.1, वो जो मैग्नीशियम रिबन वाली हमने की है वो क्या है, हीट इज़ गिवन आउट एक्सोथर्मिक, और फॉर्मेशन हो रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट का, इसका मतलब कम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो एक्सोथर्मिक भी और कम्बिनेशन रिएक्शन भी है। हमारा अगला टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का क्या मतलब होता है, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, तोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हम एक कंपाउंड लेंगे, उसको तोड़ देंगे, तो हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। तो फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बना प्लस SO2 बना प्लस SO3 बना। इस रिएक्शन में क्या हुआ, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। जो फेरिक सल्फेट क्रिस्टल्स थे उन्होंने क्या किया, लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, ठीक है। इट देन डीकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे S लिखा हुआ है, तो वो हो गया हमारा सॉलिड। SO2 एंड SO3 ये हमारी गैस है। अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हीट करने से वो बोला CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बना। अब ये जो हीटिंग के बाद डीकम्पोजिशन होती है ना, जैसे हमारी फेरस सल्फेट में पहले हुई है और लाइमस्टोन में हुई है, तो हीटिंग के थ्रू हुई है ना, क्या डीकम्पोजिशन हुई है। हीटिंग मतलब थर्मल, डीकम्पोजिशन थर्मल डीकम्पोजिशन हुई है, तो इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। डन। तो अब यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया बाद में हीटिंग करने के बाद, ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम और क्विक लाइम भी बोलते हैं, इसके बहुत से यूज़ हैं। इसका बहुत अच्छा यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। तो व्हेन अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। और यहाँ पर आपको कैल्शियम ऑक्साइड के यूजेस भी बताए गए हैं। उसके बाद एग्जांपल आपको दिया गया लेड नाइट्रेट पाउडर का, उसको बॉयल कर रहे हैं इन बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, धुआं निकलेगा ब्राउन कलर का, ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी एग्जांपल है थर्मल डीकम्पोजिशन का। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 1.7। इसमें क्या हो रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रोड्स ले लीजिए, ठीक है। कनेक्ट कर दो इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से, मग में वाटर डाल दो सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, मतलब वो उसमें डूब जाए। अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है वाटर में। ये क्यों डालना है, क्योंकि वाटर जो होता है इट इज़ नॉट हाईली कंडक्टिव। इंक्रीज़ करने के लिए उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम ये सल्फ्यूरिक एसिड, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाल रहे हैं। आप इसमें थोड़ा सा साल्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब ये जो 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें फिल करिए वाटर को और उसको इन्वर्ट कर दीजिए कार्बन इलेक्ट्रोड्स को, ताकि वो इस तरह से प्लेस हो जाए। अब करंट को स्विच ऑन कर दीजिए और लीव कर दीजिए इसको, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए इसको। आप ऑब्जर्व करेंगे कि बबल्स फॉर्म हो गए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ये जो बबल्स हैं डिस्प्लेस कर देते हैं वाटर को, ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन गैस हो जाती है, एक तरफ ऑक्सीजन गैस हो जाती है। मतलब इस पूरे एग्जाम्पल में, पूरी एक्टिविटी में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिकम्पोज कर देती है वाटर को इनटू इट्स कंपोनेंट। हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वाटर के, ठीक है, वो रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन को कैथोड इलेक्ट्रोड से एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ऐसी ऑक्सीजन एटम इन वाटर लूज इलेक्ट्रॉन्स एट द एनोड एंड फॉर्म ऑक्सीजन गैस। इक्वेशन फॉर्म में हो गया, मतलब 2 मॉलिक्यूल 2H2O
इसको हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड पे, इसको हमने डिकम्पोज किया, इससे हमारे बना 2H2 + O2। ठीक है, तो हमारे जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन के बने और एक मॉलिक्यूल हमारा बना ऑक्सीजन का। सो हमारे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बने और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बना। अब एक्टिविटी 1.8 है जिसमें सिल्वर क्लोराइड को लिया। सिल्वर क्लोराइड को हमने कहाँ पे रख दिया? सनलाइट में। जब इसको सनलाइट में रखा तो इट टर्न्स ग्रे। ठीक है, सनलाइट से, तो सनलाइट से हो रहा है, हीट से हो रहा है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन ही हो रही है। डन। तो इसकी रिएक्शन ये है 2AgCl। ठीक है, उसको रखा सनलाइट में तो हमारा बन गया 2Ag + Cl2। सिमिलरली अगर हम मैं सिल्वर ब्रोमाइड को रखता हूँ वो भी सेम वे से ही बिहेव करती है। उसकी रिएक्शन भी ये रही 2AgBr, सनलाइट में रखा 2Ag + Br2। ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड हमारे कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये हमारे यूज़ होते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। नाउ अभी यहाँ पर आपने ये देखा कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इनमें हमें रिक्वायर होती है एनर्जी। ठीक है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, ताकि हम रिएक्टेंट को ब्रेक कर सकें। अब ये एब्जॉर्व कर रही है। जब कोई एनर्जी एब्जॉर्व करती है रिएक्शन तो इट इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने पहले किया था जिसमें हीट इवॉल्व हो तो वो होता है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्व हो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब अगला टॉपिक आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है? जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम अ कंपाउंड, इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल के लिए उन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3 आयरन नेल्स लिए जिसमें से 2 को उन्होंने डुबो के रखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, 20 मिनट्स के बाद उसको बाहर निकाला तो देखा कि जो कलर है आयरन नेल्स का वो भी ब्राउनिश हो गया और जो सॉल्यूशन का कलर था ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का वो भी फेड अवे हो गया। ये क्यों हुआ? अब इसकी केमिकल रिएक्शन से आपको समझाता हूँ। केमिकल रिएक्शन में देखिए Fe + CuSO4, ये बन गया FeSO4 + Cu। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया या रिमूव कर दिया अनदर एलिमेंट को, यानी कॉपर को। ठीक है, फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो रिएक्शन में क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन आया FeSO4 का। ठीक है, FeSO4 ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, तो इसीलिए जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड हो गया है क्योंकि वो FeSO4 बन चुका है, प्लस जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो गया है आयरन नेल पर। अब आगे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं 2, Zn + CuSO4, ये ZnSO4 + Cu बन गया। Pb + CuCl2, ये PbCl2 + Cu बन गया। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, क्योंकि जिंक जो Zn है और Pb जो लेड है ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। किससे? कॉपर से। तो ये क्या कर रहे हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये और एग्जांपल्स आपके आ गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसमें बताया गया है प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जिसमें प्रेसिपिटेट बने उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल इन्होंने क्या लिया है, सोडियम सल्फेट में ऐड किया बेरियम क्लोराइड, जिससे हमारा बना बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो बेरियम सल्फेट यहाँ पे बना है ये वाइट सब्सटेंस है विच इज़ इंसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, जो प्रेसिपिटेट है, तो इट इज़ अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब दूसरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हो बिटवीन द रिएक्टेंट्स। अभी सेम एग्जांपल में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स Ba और SO4 में। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। सो इस एग्जांपल में BaSO4 प्रेसिपिटेट फॉर्म में है और जो अदर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है सोडियम क्लोराइड वो रिमेन इन द सॉल्यूशन, इट विल रिमेन इन द सॉल्यूशन। सो बच्चों, अभी हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स और सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और एक फॉर्म करेगा एक कंपाउंड या सॉल्यूशन।
double displacement reaction. In this reaction, the anions and cations of two different molecules switch places and forms two entirely different compounds. It is called double displacement reaction. इसका मतलब है कि जो anions and cations होंगे टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, वो आपस में अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेंगे और फॉर्म करेंगे टू इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड्स, जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर एक सब्सटेंस गेन करता है ऑक्सीजन को और लूज करता है हाइड्रोजन को ड्यूरिंग ए रिएक्शन, वो सब्सटेंस इज oxidized. That substance is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक कॉपर पाउडर लिया है चाइना डिश में जिसको हीट कर रहे हैं। तो जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोटेड हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो थी वो ऐड हो गई है कॉपर में और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। कैसे? इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखा है 2Cu + O2, मतलब कॉपर है, ऑक्सीजन है, उसको अब आगे हीट किया। हीट करने के बाद क्या बना, वो जो ऑक्सीजन थी वो Cu के साथ अटैच्ड हो गई। ठीक है, इसने गेन कर लिया, सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, Cu इज ऑक्सीडाइज्ड। Cu ऑक्सीडाइज होके कॉपर ऑक्साइड बनी जो ब्लैक कलर की है, इसीलिए वो सरफेस जो है वो ब्लैक कलर का हो गया। ये एग्जांपल है आपका ऑक्सीडेशन का। अब आपको रिडक्शन दिखाता हूँ। CuO जो ये हमारा बना, इसमें हमने क्या किया, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर, ये जो हीटेड मटेरियल था CuO, इसके ऊपर हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया। तो जो ब्लैक कोटिंग थी सरफेस की वो ब्राउन में टर्न हो गई, और इसका मतलब वो रिवर्स रिएक्शन हो गया और कॉपर को हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इसकी रिएक्शन इक्वेशन हमारी ऐसे आएगी, CuO + H2, जिसको हमने हीट किया तो हमारा आया Cu + H2O। यहाँ पर CuO में क्या हो रहा है, वो Cu बन रहा है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, और H2 अकेला था, उसके साथ ऑक्सीजन जो थी वो ऐड हो रही है, यानी वो H2O बन रहा है। तो एक तरफ तो हम ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, यानी रिडक्शन हो रही है, सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और एक तरफ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी H2 में जैसे ऐड होके H2O बन गया, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। तो जो भी ऐसा कोई रिएक्शन हो जिसमें one reactant is getting oxidized while the other getting reduced, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस। सम अदर एग्जांपल्स में दिया है ZnO + C, इसका हमारा बना Zn + CO, C is oxidized to CO and ZnO is reduced to Zn। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास MnO2 + 4HCl, जिसमें प्रोडक्ट बना है MnCl2 + 2H2O + Cl2। इसमें HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 क्योंकि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड हियर, एंड MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2। So these are the example of redox reactions। अब अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, है हमारा कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है एक मेटल को अटैक किया जाता है बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, एक्सेट्रा। सो अ सब्सटेंस इज सेड टू बी करोड व्हेन इट इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, जैसे मॉइस्चर, एसिड्स, एक्सेट्रा। सो इसका एग्जाम्पल हमको दिया है आयरन का, जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। जैसे हम आयरन को समय के लिए रख देते हैं तो उसमें रेडिश ब्राउन पाउडर उसके ऊपर कोट हो जाता है, कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, सो इट इज़ नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारे जनरल एग्जांपल देखने में भी आते हैं। इसी तरह से सिल्वर पड़ा रहे तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, और कॉपर अगर पड़ा रहे तो उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कोरोजन का। है कोरोजन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। It causes damages to car bodies, bridges, iron railings, ships and to other objects made of metals, especially those of iron। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें सरकार का, लोगों का
फैमिलीज़ का अब ज़्यादा पैसा लगता है। ये एक बिग प्रॉब्लम है क्योंकि अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंट मोर ऑन टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। दिस इज रेंसिडिटी। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो फूड मटेरियल है अगर जिसमें फ़ैट और ऑयल है, इसको बहुत समय तक रख दिया जाए तो उसमें टेस्ट ख़राब हो जाता है, स्मेल भी बैड करने लग जाता है। तो ये क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज। वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रेंसिड, और उनके स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाते हैं। तो यूजुअली जो सब्सटेंसेस हैं उनमें ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड किया जाता है। जिन फूड में फैट्स एंड ऑयल हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उनमें रेंसिडिटी ना हो। ऑल्सो जो फूड होते हैं उनको हम एयर टाइट कंटेनर्स में भी रखते हैं ताकि स्लो डाउन हो जाए ऑक्सीडेशन। अगला एग्जांपल हमारा है जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं, वहाँ उनमें नाइट्रोजन को ऐड किया जाता है ताकि चिप्स के पैकेट को ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके। सो दिस कंक्लूड चैप्टर 1।